साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है। आज पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। इसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, बैंक ऑल एग्जाम में यह कारगर साबित होगा। चलते हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 4 में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग संविधान के भाग 4 में इसका व्यवस्था किया गया है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 to 51 तक इसका प्रावधान है। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का आयरलैंड के संविधान से, जो आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है उससे प्रेरित ये लिया गया है। इसे DPSP भी बोलते हैं अंग्रेजी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, 36 से, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान है। 36 में इसका क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो यह इसकी प्रकृति है गैर न्यायिक, यानी नॉन जुडिशियल। अब गैर न्यायिक क्या है? गैर न्यायिक का मतलब क्या होता है कि यह न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन शासन चलाने में इसका पालन किया जा सकता है। राज्य का ये कर्तव्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी सही होगा, लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। देखिए, आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। किसको? राज्य को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद किस में है? तो ये अनुच्छेद 39D में है। इसमें पुरुष या महिला दोनों को अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन, समान मानदेय दिया जाएगा। इसमें पुरुष महिला होने का भेदभाव नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद सेम अभी जस्ट बताए हैं 39A में। आगे चलते हैं, 39A में थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक, यानी अगर उसको न्यायालय में वकील का जरूरत पड़े और वो वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है प्राइवेट से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सरकारी वकील उसको उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इसमें ग्राम पंचायतों का क्या है? गठन किया जाएगा। यह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 41 में वर्णित है। इसमें देखिए, राज्य क्या करेगा? अनुच्छेद 41 राज्य को काम, शिक्षा और बेरोजगारी अगर है, बुढ़ापा है, कोई बीमार है तो उनकी सहायता करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 41। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मानवीय कार्य दशाएं तथा प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिया गया है 42 में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 42 में श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशाएं तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेजेज सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 में, यानी 43 में, आर्टिकल 43 में दिया गया है। इसमें निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर तथा अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 43A में है। 43A में क्या प्रावधान है
ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया है आर्टिकल। कौन सा? आर्टिकल 43 से। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। यह पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का इसमें निर्देश है, भेदभाव नहीं होगा। आगे चलते हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में, यानी आर्टिकल 45 में है। यह 86वें संवैधानिक संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान का व्यवस्था किया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के हितों की उन्नति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है, आर्टिकल 46 में। देखिए आर्टिकल 46 में क्या बताता है? एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्ग जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों की उनकी उन्नति का निर्देश दिया गया है किसको? राज्य को, कि ये राज्य करेंगे उनके पक्ष में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार का निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 47 राज्य को लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार करने तथा मादक पदार्थ के सेवन को नियंत्रित करने का निर्देश देता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 में क्या बताता है? कृषि एवं पशुपालन के लिए आधुनिकीकरण तथा नए नस्ल के सुधार युक्त पशु को लाएं और किसानों को उपलब्ध कराएं ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पर्यावरण, वन एवं जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48A में है। देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया है। कौन सा? 48A। इसमें क्या जो पर्यावरण एवं वन संरक्षण का निर्देश किसको दिया जाता है? राज्य को दिया जाता है, उसका कर्तव्य है ये करे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 39 में है, अनुच्छेद 49 में है, 49 में है। अनुच्छेद 49 में राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का सुरक्षा करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चलते हैं आगे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आर्टिकल 50 में दिया गया है। इसके तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने के लिए उसे कार्यपालिका से पृथक रखने का निर्देश दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 है, यानी 51 है। इसमें क्या हो गया? राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाने रखने तथा राष्ट्र को बीच जो विदेश के जो देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यह है 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 to 51, यानी ऑप्शन 20 सही है। और ये भाग कौन सा है? भाग 4 है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने का दायित्व मुख्य रूप से किस पर है? तो यह सरकार यानी राज्य पर है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिया गया है, तो पढ़ते हैं। पहला कथन देखिए, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार के लिए नैतिक एवं संवैधानिक मार्गदर्शन का सिद्धांत है, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए, हर सेशन में पूछता हूँ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है, अमेरिका,
आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए जो भी है। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लगभग हर एग्जाम में ये आ जाएगा और आप 10 मिनट के अंदर इसको रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।